फिल्म की शुरुआत में हम कैथरीन नैथ नाम की एक महिला को देखते हैं जो बेहद घबराई हुई हालत में किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो सामने वाले व्यक्ति को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे वो म्यूज़िक नोट्स नहीं दे सकती जिन्हें वो मांग रहा है, क्योंकि वो कोई साधारण धुन नहीं थी बल्कि एक ऐसा खतरनाक म्यूज़िक कॉर्ड था जिसे अगर कोई सुन ले तो उस पर एक शैतानी शक्ति का कब्जा हो जाता है। लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति किसी भी कीमत पर उन नोट्स को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो उन्हें रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करना चाहता था, जिसे सुन कैथरीन के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। गुस्से और डर में वो फैसला करती है कि इन म्यूज़िक नोट्स को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, जिसके बाद वो उन नोट्स से भरे पूरे बॉक्स को घर से बाहर ले जाकर आग लगा देती है। लेकिन जैसे ही आग भड़कने लगती है, वहाँ का माहौल अचानक बेहद डरावना हो जाता है और उसी घने अंधेरे में कैथरीन को दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जिन्हें देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक शैतानी एंटिटी की आंखें हों जो इसी म्यूज़िक के जरिए लोगों पर कब्जा करती थी। डर के बावजूद कैथरीन उन आंखों को ध्यान से देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने पास किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और अगले ही पल वो अदृश्य शक्ति उसे उठाकर उसी आग में फेंक देती है जो उसने खुद लगाई थी, जिससे वो जिंदा जलने लगती है। और उसी दौरान वो बॉक्स अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और वो आग बुझ जाती है, जिस कारण वो खतरनाक म्यूज़िक नोट्स जिन्हें कैथरीन जलाकर हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी आखिरकार बच जाते हैं। लेकिन इस कोशिश में कैथरीन खुद जिंदा जलकर मारी जाती है। खैर, तो इसके साथ ही सीन कट होकर एक ऑर्केस्ट्रा हॉल में पहुंचती है जहां हमारी मुलाकात मैलोरी से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस ऑर्केस्ट्रा में वो काम करती है उसका मालिक असल में कैथरीन का पुराना दोस्त है और ये वही इंसान है जो उससे उन म्यूज़िक नोट्स को मांग रहा था, क्योंकि वो फेमस बनने के लिए उन्हें अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट में इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन कैथरीन की बार बार चेतावनी देने के बावजूद वो उस खतरे को समझ ही नहीं पाया और अब कैथरीन की मौत के बाद उसे अपना पूरा प्लान बदलना पड़ता है, क्योंकि अब उसे रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए एक नया और शानदार म्यूज़िक पीस तैयार करना था, जिस कारण ऑर्केस्ट्रा के सभी म्यूजिशियंस दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। इसी बीच जब बाकी सभी लोग वहाँ से जा चुके होते हैं, तब मैलोरी धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा ओनर के पास जाती है। वो खुद भी कुछ म्यूज़िक नोट्स कंपोज कर चुकी थी और चाहती थी कि उसका बनाया हुआ म्यूज़िक रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो, इसलिए वो उम्मीद के साथ उसे अपना म्यूज़िक कंपोजिशन सुनाती है। लेकिन ओनर को उसका म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो साफ कह देता है कि उन्होंने किसी दूसरे म्यूजिशियन के नोट्स को सिलेक्ट कर लिया है, जिसे सुन मैलोरी का दिल टूट जाता है। जिसके साथ ही सीन कट होकर मैलोरी की बेटी जोई पर शिफ्ट होती है, जिसे सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। मैलोरी ने अपनी बेटी जोई से वादा किया हुआ था कि वो जल्द ही उसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएगी, लेकिन परेशानी ये थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, जिस कारण वो दिन रात अपने म्यूज़िक नोट्स पर मेहनत कर रही थी ताकि उसका बॉस उन नोट्स को एक्सेप्ट कर ले और उसे अच्छा बोनस मिल जाए। इसी उम्मीद में वो अपने बॉस से बात करने आई होती है, लेकिन उसके नोट्स को सिलेक्ट करने की बजाय उसका बॉस उसे बताता है कि वो अब रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए कैथरीन के म्यूज़िक नोट्स इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि कैथरीन की मौत के बाद उसे मजबूरन अपना प्लान बदलना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो उन्हीं नोट्स को हासिल करना चाहता था। ये सुन मैलोरी समझ जाती है कि अगर वो ये मौका खो देती है तो शायद अपनी बेटी का इलाज कभी ना कर पाए। इसलिए वो तुरंत अपने बॉस से कहती है कि वो कैथरीन के म्यूज़िक नोट्स ला सकती है, क्योंकि कैथरीन कभी उसकी टीचर थी और उसे पता है कि वो अपने नोट्स कहाँ रखती थी। जिसे सुन उसके बॉस के मन में लड्डू फूटने लगता है और वो मान जाता है, जिसके बाद मैलोरी सीधे कैथरीन के घर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात कैथरीन की बहन से होती है। लेकिन जैसे ही मैलोरी उसे बताती है कि वो कैथरीन के म्यूज़िक नोट्स लेने आई है, तभी उसकी बहन का चेहरा बदल जाता है और वो उसे घर के अंदर आने तक नहीं देती, क्योंकि कैथरीन ने मरने से पहले उसने उसे साफ मना किया था कि उसके म्यूज़िक नोट्स कभी किसी को ना दिए जाए। जिसे सुन मैलोरी के तो जैसे सारे सपने टूटने लगते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। इसलिए गुस्से और बेचैनी में वो जाकर अपनी कार में बैठ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे वो नोट्स किसी भी कीमत पर हासिल करने ही होंगे। इसलिए वो चुपके से घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस जाती है ताकि कैथरीन के म्यूज़िक नोट्स चुरा सके। वो धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ती है और आखिरकार उस स्टोर रूम तक पहुंच जाती है जहां कैथरीन अपने म्यूज़िक नोट्स रखा करती थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे मिरर में किसी परछाई का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो जाती है, जिसे देख उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो उसे इग्नोर करके अपने प्लान पर ध्यान देती है
और थोड़ी तलाशी के बाद आखिरकार उसे वही म्यूज़िक नोट्स मिल जाते हैं जिन्हें उसका बॉस चाहता था और जिन्हें कैथरीन जलाकर ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन सिर्फ नोट्स ही नहीं, वहाँ 2 पुराने रिकॉर्डर्स भी रखे होते हैं जिनमें उन खतरनाक धुनों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं। लेकिन मैलोरी जैसे ही उस म्यूज़िक को सुनती है, कमरे का माहौल अचानक बदलने लगता है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जिससे वो खुद भी डर जाती है। तभी उसके सामने अजीब और डरावने विजन्स आने शुरू हो जाते हैं, जहां वो एक झील में डूबती हुई एक लड़की को देखती है, जिसे देख उसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। और इससे पहले कि वो पूरी तरह उस विजन में खो जाए, तभी अचानक एक कौवा तेजी से खिड़की से टकराता है, जिससे उसका विजन टूट जाता है और वो वापस रियलिटी में आ जाती है। ये देख वो बिना एक सेकंड गवाए तुरंत वो बॉक्स उठाती है और भागकर अपनी कार तक पहुंचती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो अपनी कार कीज अंदर ही भूल आई है। मजबूरी में वो दोबारा घर के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो कीज उठाती है, उसकी नज़र सामने खड़ी एक डरावनी एंटिटी पर पड़ती है, जो काले कपड़ों में चुपचाप उसे घूर रही होती है। ये नज़ारा देख मैलोरी के तो जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो डर के मारे तुरंत वहाँ से भागती है। कार में बैठते ही तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो सीधे अपने बॉस के पास पहुँचती है और उसे सारे म्यूज़िक नोट्स दिखाकर बताती है कि ये नोट्स अधूरे हैं, लेकिन वो इन्हें पूरा कर सकती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि कैथरीन अपना म्यूज़िक कैसे तैयार करती थी। ये सब देख और सुन मैलोरी का बॉस बहुत खुश हो जाता है और वो उसे बाकी बचे म्यूज़िक नोट्स पूरे करने के लिए समय दे देता है, जिसे सुन मैलोरी के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है और वो तुरंत उन नोट्स पर काम शुरू कर देती है। लेकिन साथ ही वो कैथरीन के छोड़े हुए रिकॉर्डेड म्यूज़िक को भी सुनती रहती है, ताकि वो उसी स्टाइल में बाकी धुन पूरी कर सके। लेकिन जैसे जैसे वो उस म्यूज़िक को सुनती है, वैसे वैसे उसके साथ अजीब घटनाएं फिर से होने लगती हैं। इस बार उसे एक विज़न दिखाई देता है, जहां वो खुद को किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखती है और अपने हाथों से एक फ्लूट बजा रही होती है। लेकिन अगले ही पल वो विज़न अचानक ख़त्म हो जाता है और जब मैलोरी होश में आती है तो वो देखती है कि म्यूज़िक नोट्स अपने आप पूरे हो चुके हैं, जबकि उसने उन्हें खुद लिखा तक नहीं था, जिसे देख उसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। और तभी उसे उस रिकॉर्डेड म्यूज़िक के आखिर में एक डरावनी शैतानी आवाज़ सुनाई देती है, जो कुछ बोल रही होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या है, कौन है और क्या कहना चाहती है। यही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। इसलिए जवाब ढूंढने के लिए वो अपने एक दोस्त के पास जाती है, जो एक डिजिटल ऑडियो स्टेशन में काम करता था और अपने खास इक्विपमेंट की मदद से उस डिमोनिक वॉइस को साफ कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो म्यूज़िक सुनता है, उसका दोस्त घबरा जाता है और मैलोरी को बताता है कि ये कोई साधारण म्यूज़िक नहीं है, बल्कि कैथरीन ने इसे रिवर्स तरीके से डिज़ाइन किया था, जो बहुत खतरनाक माना जाता है। वो समझाता है कि प्राचीन समय में माना जाता था कि उल्टा म्यूज़िक बजाने से दूसरी दुनिया की एंटिटीज़ को बुलाया जा सकता है और ब्लैक मैजिक में भी इसका इस्तेमाल होता था, जिसे सुन मैलोरी थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होती है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उससे कहती है कि वो बस अपना काम करे। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है मैलोरी के घर, जहां उसकी बेटी जो और उसका एक दोस्त मौजूद होते हैं। और तभी जो का दोस्त कैथरीन का म्यूज़िक सुनता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका चेहरा डर से बदलने लगता है और वो जो से कहता है कि इस म्यूज़िक को सुनते हुए उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कोई दुष्ट आत्मा उसके आसपास मौजूद हो। लेकिन जो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वे लोग खेलने लगते हैं। तभी खेलते खेलते उस लड़के की नज़र एक बॉल पर जाती है और जैसे ही वो बॉल को फॉलो करते हुए ऊपर देखता है, उसके सामने काले कपड़ों में खड़ी वही डरावनी एंटिटी दिखाई देती है, जिसे देख उस लड़के के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं और उसी पल उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, जैसे उस एंटिटी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। उस दिन के बाद से वो लड़का हर वक्त बस वही धुन सीटी में बजाने लगता है जो कैथरीन ने कंपोज की थी, जिसे देख उसकी माँ भी परेशान होने लगती है। लेकिन असली डरावनी घटना तो अभी बाकी थी। एक रात वो लड़का अपने बिस्तर के नीचे एक चूहा देखता है और जैसे पहले बॉल के पीछे गया था, वैसे ही अब वो उस चूहे का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वही एंटिटी फिर उसके सामने प्रकट हो जाती है और इस बार पूरी तरह उसे पजेस कर लेती है, जिसके बाद वो लड़का उसके पीछे पीछे कहीं चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ उसे चेक करने कमरे में आती है तो उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता, जिसे देख उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबरा कर वो तुरंत अपनी दोस्त मैलोरी को सारी बात बताती है। मैलोरी भी लड़के के गायब होने की खबर सुनकर परेशान हो जाती है और दोनों मिलकर ये मामला पुलिस को रिपोर्ट करने का फैसला करती है, जिसके बाद पुलिस उस लड़के की तलाश शुरू कर देती है।
लेकिन काफ़ी समय तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। और तभी मैलोरी के मन में शक पैदा होने लगता है कि शायद इस गायब होने के पीछे उस म्यूज़िक का हाथ है। इसलिए वो तुरंत ऑर्केस्ट्रा पहुंचती है और अपने बॉस को पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि कैथरीन ने ये म्यूज़िक खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन इसके अंदर कुछ इतना डार्क और ख़तरनाक है जो बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैलोरी अपने बॉस को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि इस म्यूज़िक को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत डरावनी और शैतानी शक्ति छुपी हुई है। लेकिन उसका बॉस उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उल्टा वो कहता है कि अब ब्रॉडकास्ट हर हाल में होगा। ये सुन मैलोरी घबरा जाती है और अपने बॉस से सिर्फ एक दिन का और समय मांगती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने म्यूज़िक पूरा नहीं किया तो ये मौका किसी और को मिल जाएगा, और उसके साथ वो पैसे भी, जिनकी उसे अपनी बेटी जो के इलाज के लिए बेहद ज़रूरत थी। दूसरी तरफ ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाला वही कोलियग जिसकी म्यूज़िक पहले सेलेक्ट हुई थी, और जाहिर सी बात है कि वो अब मैलोरी से जलने लगा था, क्योंकि अब पूरा ध्यान उसके म्यूज़िक पर चला गया था। इसी बीच ऑर्केस्ट्रा के सभी मेंबर्स मैलोरी के बनाए हुए म्यूज़िक को बजाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो खतरनाक धुन बजनी शुरू होती है, अचानक मैलोरी की नाक से खून बहने लगता है, जिसे देख वो खुद भी डर जाती है। और तभी उसे एक और विजन दिखाई देता है। इस बार वो खुद को बर्फ से ढके सफ़ेद पहाड़ों के बीच एक छोटे से कासल को देखते हुए पाती है, लेकिन अगले ही पल विजन टूट जाता है, और जब मैलोरी वापस रियलिटी में आती है तब उसे एहसास होता है कि उसकी नाक सच में बह रही थी। ये सब देख अब उसे यकीन होने लगता है कि इस म्यूज़िक के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इसलिए वो उस जगह के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है, और तभी उसे पता चलता है कि जो जगह उसने अपने विज़न में देखी थी वो जर्मनी में मौजूद है। ये जानकारी उसे जोई की एक बुक से मिलती है, जिसमें एक पाइप की कहानी लिखी हुई थी, जो हम में से कईयों को शायद पता भी है। कहानी के अनुसार एक गांव में चूहों का आतंक फैला हुआ था, जिस कारण गांव वालों ने एक पाइपर को बुलाया और उससे वादा किया कि अगर वो गांव को चूहों से बचा लेगा तो उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद उस पाइपर ने अपनी फ्लूट बजानी शुरू की, और उसकी धुन सुनकर सारे चूहे गांव छोड़कर चले गए। लेकिन जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तब गांव वालों ने उससे धोखा किया और उसे उसका वादा किया हुआ पैसा देने से इनकार कर दिया। गांव वालों के इस धोखे से पाइपर गुस्से से पागल हो जाता है और वो कसम खाता है कि अब वो उन गांव वालों से उनकी सबसे कीमती चीज़ छीन लेगा। लेकिन गांव वालों के पास अपने बच्चों से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। इसलिए पाइपर फैसला करता है कि वो गांव के सभी बच्चों को अपने साथ ले जाएगा। जिसके बाद वो अपनी जादुई फ्लूट बजाना शुरू करता है, और उसकी खतरनाक धुन सुनते ही गांव के बच्चे उसके वश में आने लगते हैं। फिर वो उन सभी बच्चों को अपने पीछे पीछे एक झील तक ले जाता है, जहां वो सबको डुबोकर मार देता है। लेकिन मैलोरी इस कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती और उसे सिर्फ एक पुरानी लोक कथा समझकर इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वो दोबारा अपने म्यूजिक नोट्स पर काम करने लगती है, लेकिन लगातार काम करते करते उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ उसके घर पर उसकी बेटी जोए अकेली होती है और वो जिज्ञासा में आकर कैथरीन का वही खतरनाक म्यूजिक सुनने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो म्यूजिक बजता है वैसे वैसे उसके पीछे वही डरावनी गोश्त दिखाई देने लगता है, जिसे हम पहले भी देख चुके थे। वो एंटिटी धीरे धीरे जोए के करीब आने लगता है, लेकिन हमला करने से पहले ही जोई को अपने पीछे किसी के मौजूदगी का एहसास हो जाता है, और जैसे ही वो पलटकर पीछे देखती है एंटिटी अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह स्कूल में जोई एक सुनसान जगह पर वही बॉल देखती है जिसे उसका दोस्त गायब होने से पहले देख चुका था, और जैसे ही वो बॉल उठाने जाती है वो लुढ़कते हुए एक बस की तरफ चली जाती है, जो भी उसके पीछे पीछे बस के अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर का नज़ारा देख उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उसके सामने वही पाइपर बैठा होता है, और अगले ही पल वो अपनी फ्लूट बजाना शुरू कर देता है। उसकी धुन इतनी ज़्यादा शक्तिशाली और डरावनी थी कि पूरे बस की खिड़कियाँ टूटने लगती हैं। तो जोए किसी तरह वहाँ से भागकर सीधे अपने घर पहुँचती है और घबराई हुई हालत में अपनी माँ मैलोरी को सारी घटना बताती है। वो कहती है कि शायद वो सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उसे सुनने में परेशानी होती है और वो उस फ्लूट की धुन को पूरी तरह सुन नहीं पाई, इसलिए उस पाइपर का उस पर पूरा असर नहीं हुआ। फिर वो अपनी माँ को ये भी बताती है कि उसका दोस्त गायब होने से पहले भी यही म्यूजिक सुन चुका था, जिसे सुन मैलोरी के मन में डर और शक दोनों बढ़ने लगते हैं, और अब उसे यकीन होने लगता है कि इन सब घटनाओं के पीछे उसी शैतानी म्यूजिक का हाथ है। शाम के वक्त घर के काम करते हुए मैलोरी को ऐसा महसूस होता है जैसे कबर्ड के पास कोई मौजूद हो, तो चेक करने वो धीरे धीरे वहां जाती है। लेकिन जैसे ही कबर्ड खोलती है अचानक वही डरावनी एंटिटी उस पर हमला कर देता है। आवाज़ सुनकर जोई तुरंत बाहर आती है,
लेकिन अपनी माँ को एक अजीब हालत में देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि मैलोरी अजीब तरीके से बैठी हुई कोई डरावनी धुन बजा रही होती है। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, और शायद वो पाइपर अब मैलोरी के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। इस हालत में मैलोरी पागलों की तरह अपने म्यूजिक नोट्स पूरे करने की कोशिश कर रही होती है। तभी जॉय उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैलोरी उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक देती है। फिर भी जॉय डरकर भागती नहीं, बल्कि अपनी माँ को बचाने के लिए वहां रखे सारे म्यूजिक नोट्स आग में जला देती है, जिसे देखते ही मैलोरी जैसे अचानक होश में वापस आ जाती है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है ऑर्केस्ट्रा हॉल में, जहां मैलोरी का बॉस गुस्से से आग बबूला हो रहा था, क्योंकि मैलोरी समय पर म्यूजिक पूरा नहीं कर पाई थी। तभी उसका वही कोलीग बॉस से कहता है कि अगर उसे थोड़ा समय दिया जाए तो वो इस म्यूजिक को पूरा कर सकता है। इसी बीच जब ऑर्केस्ट्रा में इस म्यूजिक को लेकर चर्चा चल रही होती है, तभी मैलोरी वहां भागते हुए पहुंचती है और सबको रोकने की कोशिश करती है। वो घबराई हुई हालत में बताती है कि ये म्यूजिक नोट्स कैथरीन ने नहीं लिखे थे, बल्कि किसी शैतानी आत्मा ने उससे लिखवाए थे, और अगर ये म्यूजिक पूरा होकर रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुआ तो इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उल्टा उसका वही कलीग बॉस से कहता है कि उसने म्यूजिक का एंडिंग पहले ही पूरा कर लिया है और अब वो लोग इस म्यूजिक को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, जिसे सुन मैलोरी और भी परेशान हो जाती है। लेकिन उसके लगातार विरोध करने पर उसका बॉस गुस्से में उसे ऑर्केस्ट्रा से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद मैलोरी मजबूर होकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नज़र बाहर एक बेहद डरावने नज़ारे पर पड़ती है, जहां उसकी वही पड़ोसी दोस्त अचानक ऑर्केस्ट्रा बिल्डिंग के ऊंचाई से पास की झील में कूद जाती है, क्योंकि उसे ऐसा भ्रम हो रहा था कि उसका बेटा भी वहां कूद रहा है, जबकि असल में वहां कोई नहीं था। असल में उस पर भी पाइपर का कब्जा हो चुका था और वो उसी के भ्रम में ये सब कर रही थी। अगले ही पल वो नीचे ऑर्केस्ट्रा चेयर्स के पास गिर जाती है, जिसे देख मैलोरी के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि पाइपर लोगों पर आसानी से कब्जा कर पा रहा है, क्योंकि उसके बनाए हुए म्यूजिक नोट्स अब बजाए जा रहे थे और ये नोट्स उसे ताकत देती हैं। मैलोरी तुरंत अपनी दोस्त की मदद के लिए चिल्लाती है और ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस से उसे बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि सब लोग उस शैतानी म्यूजिक के असर में पूरी तरह डूब चुके थे। जिसके बाद मैलोरी बिना समय गवाए सीधे अपने उस दोस्त के पास जाती है, जिसके पास कैथरीन के म्यूजिक की रिकॉर्डिंग थी और जिसने उस रिकॉर्डिंग के आखिर में मौजूद रहस्यमयी आवाज़ को साफ किया था। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो आवाज़ लैटिन भाषा में थी, जिसका मतलब था डिस्ट्रक्शन इज़ माई लाइफ, यानी विनाश ही मेरा जीवन है। और इसका असली मतलब समझते ही मैलोरी और भी ज़्यादा डर जाती है। उसे अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये म्यूज़िक किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक शैतानी शक्ति का है। इसलिए वो तुरंत अपने दोस्त को चेतावनी देती है कि वो दोबारा कभी इस म्यूज़िक को ना सुने। जिसके बाद वो सीधे कैथरीन के घर पहुंचती है, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था कि वो पाइपर जो लोगों पर कब्जा कर रहा था और उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था, शुरू में अपने म्यूज़िक नोट्स कैथरीन से पूरे करवाना चाहता था, और अब वही काम वो मैलोरी और उसके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से करवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो उनकी मदद से और भी लोगों को अपने वश में कर सके। लेकिन मैलोरी को ये भी यकीन था कि कैथरीन ने इतने सालों में ज़रूर कोई ऐसा म्यूज़िक तैयार किया होगा जो उस पाइपर की धुन का एंटीडोट बन सके और उसकी शक्ति को रोक सके। दूसरी तरफ जो अपने पाइप वाली बुक को पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था कि गांव वालों ने आखिरकार उस पाइप को मार दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि जब तक उसका म्यूजिक जिंदा रहेगा वो बच्चों पर कब्जा करता रहेगा। ये पढ़ते ही अचानक वही पाइपर जोए के सामने आ जाता है और इस बार वो जोए को पजेस करने में कामयाब हो जाता है। उधर मैलोरी का दोस्त उसकी वार्निंग के बावजूद दोबारा उस म्यूजिक को सुनता है और इस बार वो उस रहस्यमयी आवाज़ का दूसरा हिस्सा भी ट्रांसलेट कर लेता है, जिसका मतलब था जो भी मेरे जाल से बच निकलेगा मैं वापस आकर उससे बदला लूँगा। जिसे सुन उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी बीच मैलोरी कैथरीन के घर में उस एंटीडोट वाले नोट्स को ढूंढ रही होती है। तभी उसकी मुलाकात फिर से कैथरीन की बहन से होती है और वो मैलोरी की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वो कर पाओगी जो कैथरीन पिछले 50 सालों में नहीं कर पाई? कैथरीन की बहन मैलोरी को आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर वो उसकी बात मानती है तो उसे इस सब से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, वरना उसका भी वही हाल होगा जो कैथरीन का हुआ था। लेकिन मैलोरी अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके पूरे घर में म्यूजिक नोट्स ढूंढने लगती है,
तभी उसे एक पुराने वॉलपेपर के पीछे कई सारे छुपे हुए नोट्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसके अंदर उम्मीद जाग उठती है कि शायद यही वो धुन हो सकती है जो पाइपर के म्यूजिक को रोक सके। लेकिन तभी कैथरीन की बहन उसे बताती है कि पाइपर के म्यूजिक का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान उस म्यूजिक को सुनता है तो पाइपर उसको अपने वश में कर लेता है। वो बताती है कि पाइपर ने कैथरीन को भी अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इसके बावजूद कैथरीन सालों तक उसकी धुन का इलाज ढूंढने की कोशिश करती रही और इसी कोशिश में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर वो मैलोरी को आखिरी बार चेतावनी देती है कि अगर उसने अब भी खुद को नहीं रोका तो उसका भी वही अंजाम होगा। लेकिन मैलोरी उसकी बात नहीं मानती और वॉलपेपर से मिले उन नोट्स को लेकर सीधे अपने दोस्त के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही पाइप की धुन का इलाज हो। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका दोस्त भी पाइपर के कब्जे में आ चुका था। उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था और वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन मैलोरी वक्त रहते उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ ऑर्केस्ट्रा हॉल में पूरी टीम पाइपर वाले म्यूजिक नोट्स बजाना शुरू कर चुके होते हैं और जैसे जैसे वो खतरनाक धुन बजती है वैसे वैसे वहां मौजूद ऑडियंस पर पाइपर का कब्जा होने लगता है। ये सब देख मैलोरी तुरंत समझ जाती है कि अगर म्यूजिक नहीं रुका तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जल्दी से बैक स्टेज जाकर पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है ताकि म्यूजिक रुक जाए और लोग बच सकें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल एक पजेस्ड बॉडी के अंदर से खुद पाइपर बाहर निकल आता है और वहां मौजूद लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। उस खून खराबे के बीच पाइपर अपना फ्लूट उठाता है और वही खतरनाक धुन बजाना शुरू कर देता है, जिसका इस्तेमाल वो बच्चों को अपने वश में करने के लिए करता था। जैसे ही वो म्यूजिक गूंजता है, अचानक वहां एक जादुई दरवाज़ा खुल जाता है और आसपास मौजूद सभी बच्चे मानो हिप्नोटाइज्ड होकर उसके अंदर जाने लगते हैं। असल में वो पाइपर की अपनी दुनिया थी, जहां वो बच्चों को गुलाम बनाकर रखता था। ये सब देख मैलोरी भी हिम्मत करके उस जादुई दुनिया के अंदर चली जाती है, जहां उसे अपनी बेटी जो और उसका दोस्त दिखाई देते हैं। लेकिन उन्हें उस हालत में देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे पाइपर के कंट्रोल में होते हैं। तभी मैलोरी दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है और तुरंत उसके कान से हीयरिंग डिवाइस निकाल देती है, जिस कारण जोई पर पाइप के म्यूजिक का असर टूट जाता है। फिर मैलोरी बिना समय गवाए उसे लेकर उसी जादुई दरवाजे की तरफ भागती है जिससे वो अंदर आई थी। लेकिन तभी पाइप उन्हें भागते हुए देख लेता है और गुस्से में उनके पीछे आने लगता है। जोई किसी तरह छुप जाती है, लेकिन इससे पहले कि पाइप उसे पकड़ पाए, मैलोरी अपनी फ्लूट निकालती है और एक नई धुन बजाना शुरू कर देती है। वो असल में पाइपर के म्यूजिक नोट्स को रिवर्स करके बजा रही होती है और जैसे ही वो धुन गूंजती है, पाइपर दर्द से तड़पने लगता है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और अगले ही पल उसके मुंह से चूहों का एक बड़ा झुंड निकलने लगता है, जो उसी पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते वो चूहे पाइपर को जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगते हैं और आखिरकार उसे मार डालते हैं। पाइपर के मरते ही सभी बच्चे उसके नियंत्रण से आज़ाद हो जाते हैं और सारे बच्चे उस जादुई दरवाजे से वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं, जिसके बाद वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे पाइपर का अध्याय हमेशा के लिए ख़त्म हो गया हो। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है, जहां हम जोई को देखते हैं, जो अब एक शानदार फ्लूटिस्ट बन चुकी थी और अपने टीचर के सामने एक पुरानी धुन बजा रही होती है। उसका टीचर उसकी तारीफ करते नहीं थकती, लेकिन तभी जैसे जैसे जोई फ्लूट बजाती है, उसकी आंखें बिल्कुल पाइपर की तरह चमकने लगती हैं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि पाइपर पूरी तरह मरा नहीं था, बल्कि उसने जोई के शरीर पर कब्जा कर लिया था, जिसका मतलब शायद एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। और इसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।